नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और ये है मयंका यानी कि मेरा पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के पहले अंक में हम लेकर आए थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। ईद का मौका था और हमने तय किया कि इस सफर को आगे बढ़ाया जाए और ये जो साझी विरासत है हिंदुस्तान की, सेक्युलर हिंदुस्तान की, जहां धर्म और संस्कृति एक साथ आ मिलते हैं और एक नई दुनिया बन जाती है, वैसी कुछ कहानियां ढूंढ के आपके लिए लाई जाएं। और इसमें भी कोशिश ये थी कि शुरुआत जो है उन कहानियों से की जाए जो हमारे आपके नॉस्टैल्जिया का, माजी का जो है वो हिस्सा है। विरसा क्या है हमारा, तो विरसे में पहला अंक मुंशी प्रेमचंद का था और दूसरा अंक है रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि जिनको बाकी हिंदुस्तान में वो ब्रिटिश इंडिया था तो रविंद्रनाथ टैगोर कह दिया गया। तो रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कहानी जो एक ऐसे ही विरसे से, ऐसे ही साझी विरासत से, कल्चरल एस्पेक्ट जो हिंदुस्तान का है वहां से आती है और ये कहानी भी हमारे बचपन के नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। एक बहुत खूबसूरत फिल्म भी इस पर बनी है और उससे बड़ा खूबसूरत एक गीत भी है जो बात करता है जन्मभूमि की, मादरे वतन की। जी बिल्कुल, जो लोग पहचान गए हैं, सही बिल्कुल पहचाना आपने। मैं काबुली वाला की बात कर रहा हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर की ये कहानी और बेहद खूबसूरत और इमोशनल कहानी हमारे बचपन के हिस्सों में, किस्सों में, यादों में बहुत सारे लोगों के ये शामिल रही होगी कहानी। तो आज जो है वो इसी कहानी को पढ़ेंगे जिस पर 1961 में जो है फिल्म बनी और 1892 में कहा जाता है ये कहानी काबुली वाला लिखी थी। कहानी किसके बारे में है? कहानी जो है एक ड्राई फ्रूट सेलर के बारे में है, यानी कि एक पख्तून, एक पठान जो अफगानिस्तान से जो है वो कलकत्ता, उस समय का आज का कोलकाता, वहां पर जो है ड्राई फ्रूट्स बेचने आता है और काबुली वाला की आवाज लेके अपना झोला जो है लेके गलियों में चलता है। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी का हिंदुस्तानी जुबान में तर्जुमा है। असल कहानी जो है वो बांग्ला में लिखी गई है। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बिना बोले रहा नहीं जाता। एक दिन सवेरे सवेरे बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वो काक को कौआ कहता है। कुछ नहीं जानता ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से बरसात होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना, है ना? और फिर खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के बिल्कुल किनारे है। एक रोज मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी चली गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवे की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वो मकान की ओर आने लगा, मिनी जान बचाकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि वो कहीं उसे पकड़ ना ले। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पे उसके जैसे 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली ने मुस्कुराकर मुझे सलाम किया। मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देने चाहे, पर मिनी ने कुछ नहीं लिया। वो डर के मारे मेरे घुटनों से चिपट गई। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से जब मैं बाहर जा रहा था, मैंने देखा कि मिनी काबुली से ढेर सारी बातें कर रही है। मिनी की झोली बादाम और किशमिश से भरी हुई थी। काबुली हर रोज आता रहा। उसने किशमिश और बादाम दे देकर मिनी के छोटे से दिल पे कब्जा कर लिया था। दोनों में बहुत बहुत सारी बातें हुआ करती थी और वो खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी बच्ची मिनी हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंस के कहता, हाथी। फिर वो मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाएगा? इस पर उल्टे वो रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान के कहता, हम ससुर को मारेगा। और इस पर मिनी जोर जोर से हंसती। एक दिन सुबह मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी वक्त सड़क पर बहुत जोर से शोर सुनाई दिया। देखा तो रहमत को 2 सिपाही बांध कर लिए जा रहे थे।
रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ एक छुरा। हुआ यूं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे। वो रुपए देने से उसने इनकार कर दिया। बस इस पर बात बढ़ गई और काबुली ने उसको छुरा मार दिया। इतनी देर में काबुली वाले कहती हुई मिनी जो है घर से निकल आई। रहमत का चेहरा कुछ पलों के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे दिल से बिल्कुल उतर गया। मिनी भी उसको भूल गई। कई साल बीत गए। आज मिनी का विवाह है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में अचानक सलाम करके रहमत एक ओर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। आखिरी में उसकी ओर ध्यान से देखा तो पहचाना कि अरे ये तो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल ही शाम को जेल से छूटा हूं। मैंने कहा, आज घर में एक जरूरी काम है, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची है। मैंने कहा, बहुत काम है, आज उससे मिलना नहीं हो पाएगा। वो कुछ उदास हो गया और सलाम करके निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वो खुद वापस लौट आया और बोला, ये थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, दे दीजिएगा। मैंने पैसे देने चाहे पर वो बोला, आपका बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसा रहने दीजिए। फिर ठहर कर बोला, आपके जैसा मेरा भी एक बेटी है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूं। मैं यहां सौदा बेचने नहीं आता। उसने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। मैंने देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर उसी की छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते के गलियों में कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है। देखकर मेरी आंखें डबडबा गईं। सब कुछ भूलकर मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी सजधज और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना। बाद में वो हंसते हुए बोला, बच्ची सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का मतलब समझने लगी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो गया। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भर के रहमत जमीन पे बैठ गया। उसके जहन में एकाएक ये बात साफ हो उठी कि उसकी बेटी भी तो अब बड़ी हो गई होगी। इन 8 सालों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। मैंने कुछ रुपए निकालकर रहमत के हाथ में रख दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास वापस अपने वतन चले जाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर की यह कहानी है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे कि बंगाल में कहते हैं, जो उनका नाम था असली, और नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। अगर इसको आप आराम से बैठ के सुने और समझें कि क्या ये कहानी है, विस्थापन का जो दर्द है, माइग्रेंट लेबर्स, हमने अभी कोविड के बाद देखा कि किस तरह से वो जो प्रवासी श्रमिक थे वो सड़कों पर पैदल चल रहे थे। रहमत भी एक प्रवासी श्रमिक है जो अफगानिस्तान से जो है पता नहीं कितनी दूर कलकत्ता में जो है काम धंधा करने आता है, जिससे कुछ पैसे कमा के घर लौट जाए। और 8 साल बाद जब वो जेल से छूटता है तो वो एक टाइम लूप में फंस गया है जहां उसे ये भी अंदाजा नहीं है कि उसकी बेटी कितनी बड़ी हो गई होगी। और मिनी को देखकर अचानक उसको जब ये रियलाइज होता है। खैर, इस कहानी को मौका मिले तो पढ़िएगा। मैं चाहता हूं कि किसी रोज इतनी अच्छी बांग्ला सीख जाऊं कि हंस के कहूं, आमी बांग्ला बूझते पारी, और ये पूरी कहानी बांग्ला में पढ़ दूं बांग्ला जानने वालों के लिए। लेकिन फिलहाल बंगाल को शुक्रिया रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, उनकी शानदार पोइट्री, उनके शानदार प्रोज, उनके फिक्शन, उनकी कहानियों के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे शानदार इंटेलेक्ट के लिए। आज का एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। कोई और कहानी लेकर आएंगे। और हाँ, आप जो है पैट्रियन पे जो है वो अगर चाहे तो हमारे पैट्रियन बन सकते हैं। लिंक दिया हुआ है हमने,
तो हमारी आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे हम नए नए पॉडकास्ट लेकर आए। और हाँ, हमारे जो पैट्रियंस हैं उनके लिए हम एक्सक्लूसिव कुछ ओरिजिनल कंटेंट लाने वाले हैं। बहुत जल्दी ही एक सीरीज लाने वाले हैं ऑडियो कहानियों की, छोटे शहरों, कस्बों और देहातों की प्रेम कहानियों की ऑडियो सीरीज पॉडकास्ट में हम अपने लेकर आएंगे मयंक के पॉडकास्ट में। तो आप अगर हमको सब्सक्राइब करेंगे तो वो एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आप एक्सेस कर पाएंगे। मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @_मयंक सक्सेना। वो सारे लिंक आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसको प्रमोट कीजिए, ये कहानियां लेकर जाइए लोगों के बीच। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा नॉस्टैल्जिया है, प्लस ये हमको अच्छा इंसान बनने में मदद करती हैं। और खास तौर पे हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी जुबान में बच्चों के लिए लिटरेचर की बहुत कमी है। कोशिश है कि हम उनके लिए भी लगातार कहानियां रिकॉर्ड कर पाएं, ऐसी जो आप अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज की जगह सुना सकें।